वेलकम टू क्लिनिकल नॉलेज एंड मेडिसिन। आज हम पदार्थ विज्ञान शुरू कर रहे हैं। तो पदार्थ विज्ञान में हम द्रव्य विज्ञान ये प्रकरण चैप्टर शुरू करेंगे। तो उसमें हम द्रव्य क्या हैं, द्रव्य के भेद क्या हैं, द्रव्य की संख्या वगैरह इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। द्रव्य का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ये एक बेस का काम भी करता है, तो हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कि द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है? व्युत्पत्ति का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ओरिजिन, ठीक है, कि वो शब्द जो है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है। तो द्रव्य शब्द जो है वो ध्रुवगतु धातु में यत् प्रत्यय लगने से बना है, ठीक है, इसमें तो आपको याद ही करना है। उसके बाद है निरुक्ति। निरुक्ति का मतलब होता है कि किसी भी शब्द का मान लो ओरिजिन हो गया तो वो कितनी दूर तक वो वर्ड जो है वो फैल गया, उसका वर्ड का मतलब क्या निकला, क्या उसका अर्थ निकला। तो उसमें आता है द्रव्यति गच्छति परिणाम्यति द्रव्यम, ठीक है। तो ऐसा पदार्थ जो परिणाम को प्राप्त होता है और जिसमें संयोग और विभाग को प्राप्त होता है। अब कोई भी चीज़ जो है वो रिजल्ट को प्राप्त कब होती है, ठीक है, कब प्राप्त होती है? जब उसके अंदर कोई भी प्रोसेस चल रही होती है। तो वो प्रोसेस कैसी हो सकती है? वो प्रोसेस संयोग की भी हो सकती है, वो प्रोसेस विभाग की भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा पदार्थ जिसके अंदर कोई ना कोई प्रोसेस चल रही है जो कभी ना कभी परिणाम को प्राप्त होगा, जिसमें या तो संयोग होगा या तो फिर विभाग होगा, ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है? ऐसा पदार्थ द्रव्य कहलाता है। अब जैन दर्शन जो है वो इस चीज़ को मानते हैं कि जो इसका ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, वो ध्रुव धातु से हुआ है और द्रव्य शब्द की निष्पत्ति ध्रुव धातु से ही हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? द्रवित होना या फिर प्रवाहित होना। तो इसका मतलब हम ये भी मान सकते हैं कि जैसे संसार में जो है, जैसे संसार की जो गति है, ठीक है, वो ऐसी है कि भाई जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं उतने ही पदार्थ जो है वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस जो वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो जैसे संसार में ये गति है, ऐसे ही द्रव्य में क्या है? चेंजेस की गति है, ठीक है, कि उसमें चेंजेस क्या होते रहते हैं, मतलब चलते ही रहते हैं। उसके बाद आता है द्रव्य का लक्षण, कि द्रव्य की परिभाषा या फिर लक्षण क्या है। तो इसमें सबसे पहले वाला श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट है। यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत् द्रव्यम। यत्र आश्रिता, यत्र आश्रिता का मतलब होता है जहाँ पर आश्रित होते हैं। कर्म गुणा, कर्म और गुण, कारणम समवायी, जो कारण होता है, मतलब समवायी कारण जो होता है, जो द्रव्य जो समवायी कारण होता है। किसका समवायी कारण होगा? कर्म और गुण का। अब यहाँ पे ना हमारे पास 2-3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम उसको समझते हैं। यहाँ पे एक शब्द आता है नित्य। नित्य का मतलब होता है ऐसा बॉन्ड, ऐसा रिश्ता, ऐसा संबंध जो कभी ना टूटे, ठीक है, जो हमेशा रहेगा, ठीक है। दूसरा शब्द आता है समवायी। समवायी जो है एक ऐसा कारण होता है, मतलब ऐसा संबंध होता है, ठीक है, जो कैसा होता है, जो जिसको कोई अलग नहीं कर सकता, जो परमानेंट होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है हम जीवात्मा और किससे लगाते हैं? हमारे मतलब शरीर से लगाते हैं, कि जब से हमारे शरीर के अंदर आत्मा है ना, तब से हमारा शरीर है। अगर हमारे शरीर में आत्मा ना हो, ठीक है, तो हमारा शरीर कुछ नहीं है। अब हमारे शरीर को जो है वो आत्मा से कोई दूर कर ही नहीं सकता। अगर हमारी आत्मा से अगर शरीर को अलग करने का प्रयास करा गया तो वो दोनों चीज, मतलब जो शरीर है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा जो है वो उससे अलग नहीं होगी। तो इस चीज़ से हम 2 चीज़ें समझते हैं कि हमारे शरीर में और हमारे आत्मा में समवायी संबंध है, कि जब से हमारा शरीर पैदा हुआ है तब से मतलब आत्मा के साथ उसका संबंध है, और आत्मा जो है वो कभी नष्ट नहीं होगी, तो वो नित्य है। तो 2 चीज़ें हैं। तो द्रव्य क्या है? एक नित्य भाव पदार्थ है। अब तीसरा शब्द हमारे पास आता है भाव पदार्थ। का मतलब क्या होता है? पदार्थ जो है वो 2 तरह का होता है, एक होता है भाव पदार्थ और दूसरा होता है अभाव पदार्थ, ठीक है। भाव पदार्थ में क्या आती हैं? 6 चीज़ें आती हैं। द्रव्य, कर्म, गुण, सामान्य, विशेष और समवाय, ठीक है। समवाय ये वही है, समवाय संबंध वाला, ठीक है। और जो ये द्रव्य है ना, ये द्रव्य क्या है? वही नित्य भाव पदार्थ है। तो द्रव्य नित्य भाव पदार्थ है जो किसका आधार होता है? जो क्रिया और गुण का आधार होता है। अब देखो, जो क्रिया और जो गुण है ना वो द्रव्य के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब क्रिया कैसे? अब क्रिया में हम ऐसे मान लेते हैं कि किसी भी चीज़, मान लो किसी का फंक्शन जो है वो कुछ है, कुछ भी फंक्शन है उसका, ठीक है, तो वो उसका जो फंक्शन है ना वो किसकी वजह से है? उस द्रव्य की एक वजह से है। अगर वो द्रव्य ना हो तो वो फंक्शन ही पॉसिबल नहीं है। सेम एज इट इज गुण। मान लो किसी का भी गुरु गुण है, ठीक है, उसके अंदर भारी गुण है, तो वो गुण कब है? जब वो द्रव्य है। अगर वो द्रव्य ना हो तो उसके अंदर वो गुरु गुण भी नहीं होगा। तो कर्म और गुण का जो आधार है ना वो द्रव्य है, ठीक है।
अब देखो किसी का गुण खत्म हो सकता है, किसी की क्रिया खत्म हो सकती है, लेकिन वो द्रव्य खत्म नहीं होगा। इसका द्रव्य खत्म क्यों नहीं होगा, इसका रीजन जो है हमें आगे पता चलेगा। अब है कि द्रव्य जो है वो समवायी कारण होता है, बिल्कुल होता है। किसका होता है, क्रिया और गुण का होता है। ठीक है, तो इस परिभाषा के अनुसार अब द्रव्य की निम्न विशेषताएं इंपॉर्टेंट है कि भाई पूछ लिया जाता है कि द्रव्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो द्रव्य जो है वो भाव पदार्थ है, हम बिल्कुल समझ चुके हैं। पदार्थ की 2 टाइप्स होती हैं, उसमें से एक क्या है, द्रव्य भाव पदार्थ है। क्यों है, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस है, हम उसको नाम दे सकते हैं, हम उसको उसके नाम से जान सकते हैं। दूसरा, द्रव्य जो है वो नित्य पदार्थ है, नित्य पदार्थ है, द्रव्य कभी खत्म नहीं होगा। और तीसरा क्या है कि द्रव्य जो है वो गुण और कर्म का आधार होता है, बिल्कुल द्रव्य जो है वो मतलब द्रव्य के ऊपर जो है वो क्रिया और गुण क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। अब द्रव्य स्वयं तो क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। देखो इस चीज को मैंने बताया कि जैसे मान लो गुरुत्व है, वो किसी द्रव्य का गुण है, ठीक है। अब देखो द्रव्य जो है वो अपरिवर्तित होता है। अब द्रव्य के अंदर तो मतलब चेंज नहीं आएगा, लेकिन उसके गुण जो है वो चेंज हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल इसने जीवात्मा और मनुष्य के शरीर से दिया हुआ है। हम इसी चीज़ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लो हमारी बॉडी हमारी आत्मा है, हम पूरी लाइफ एक्टिविटीज़ करते हैं, पूरी लाइफ हमारे गुण होते हैं, तो हमारे गुण जो है वो चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ, हमारी एक्टिविटीज़ चेंज होती है। बट हमारी जो जीवात्मा है वो कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो इससे हम ये समझते हैं कि द्रव्य जो है उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जो कर्म और जो गुण है ना वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, एज इट इज, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब दूसरी बात क्या है कि द्रव्य के बिना जो है वो गुण और कर्म का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। हम बिल्कुल समझते हैं, हम जान चुके हैं कि कर्म और गुण का अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर क्रिया होगी, गुण होगा, तो हमेशा वहां पे द्रव्य प्रेजेंट होगा। अगर क्रिया और कर्म है, अगर क्रिया और गुण है तो द्रव्य भी है। ठीक है, उसके बाद आता है, अब उसके बाद इसने चलना एक क्रिया है, यही बता दिया कि भाई चलना एक क्रिया है। तो अगर चलना मतलब वो क्रिया प्रेजेंट है ना, तो चलने वाला भी होगा। अगर ईमानदारी गुण प्रेजेंट है तो कोई ईमानदार होगा, तभी वो गुण वहां पे प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं होता। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि द्रव्य जो है वो कार्य द्रव्यों का समवायी कारण है। इसको हम आने वाली मतलब उसमें समझेंगे कि कैसे है। और उसके बाद है कि आचार्यों ने प्रत्येक उत्पन्न द्रव्य को द्रव्य की मतलब उत्पत्ति के टाइम पे कैसे माने, क्रियाहीन और गुणहीन माना है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आचार्य क्या मानते हैं कि मान लो किसी भी द्रव्य की उत्पत्ति हुई है, तो उस टाइम पे वहां पे जो है वो क्रिया और गुण मतलब अपने ओरिजिनल रूप में नहीं होते, मतलब वो फंक्शनल उसमें नहीं होते, वो फंक्शन नहीं कर सकते उस टाइम पे। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, अब वो वहाँ पे मतलब उत्पन्न भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जिस टाइम पे द्रव्य बना है उस टाइम पे उसको स्टेबल होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है, जब एक बार द्रव्य बनने के बाद थोड़ा सा स्टेबल हो गया, ठीक है, उसमें जो क्रिया है और उसमें जो गुण है वो एक्टिव हो जाएंगे और वो अपना फंक्शन कर सकते हैं। अब दूसरा बात जो है वो इसने इस चीज़ में क्लियर करी है कि भाई जो उत्पन्न द्रव्य है ना, वहाँ पे क्रिया और गुण ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पे क्रिया और गुण प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी अगर उनका अंश जो है वो प्रेजेंट ना हो तो वहाँ पे क्रिया और गुण प्रेजेंट नहीं हो सकते। क्योंकि आयुर्वेद इस चीज़ को मानता है कि अगर कोई भी चीज़ कहीं पे जीरो है ना, ठीक है, तो उससे कभी भी एक बन ही नहीं सकता। मान लो द्रव्य में अगर क्रिया है ही नहीं तो चाहे एक क्षण हो, चाहे एक दिन हो, चाहे कितना भी टाइम हो, वहां पे क्रिया नहीं आ सकती। क्रिया का कुछ ना कुछ अंश होगा। ठीक है, तो वो अंश जब है, जब तक वो द्रव्य स्टेबल नहीं है, एक बार द्रव्य स्टेबल हो जाएगा तो वो ज्यादा बन जाएगा और वो अपनी क्रिया दिखा सकता है, सेम एज इट इज गुण। ठीक है, तो वो अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म में है, वो क्रियाहीन और गुणहीन है। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं मान सकते कि वहां पे वो बिल्कुल जीरो क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि वो समवायी कारण है, तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा, क्रिया और गुण। ठीक है, इतना हमें आ गया समझ। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि द्रव्य की संख्या क्या है। ठीक है, अब द्रव्य जो है कितने होते हैं, टोटल द्रव्य जो है वो 9 होते हैं। 9 कौन कौन से, 5 महाभूत होते हैं, मन, दिशा, काल और आत्मा, 4 ही हो गए, तो 9 हमारे द्रव्य होते हैं। अब द्रव्य के हमारे 2 भेद होते हैं, एक होता है कारण द्रव्य, दूसरा होता है कार्य द्रव्य। ठीक है, तो कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य कैसे समझते हैं। सबसे पहले हमारे जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश
ये 5 महाभूत हैं और इनके साथ काल, दिशा, मन और आत्मा है। ये 9 जो है, ये टोटल 9 के 9 कारण द्रव्य हैं। अब इनमें से भी हमने ना 2 डिवीजन कर दी, एक नित्य की कर दी और परमाणु नित्य और अनित्य की कर दी। सबसे पहले आता है कि आकाश, काल, दिशा, मन और आत्मा, ये जो है ये 5 द्रव्य जो है वो नित्य हैं। मतलब अगर आप इन 5 द्रव्य को देखोगे ना तो इन 5 द्रव्यों को कोई नष्ट नहीं कर सकता, ये बिल्कुल नित्य द्रव्य है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब हम देखते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 4 जो हैं ये द्रव्य परमाणु रूप में नित्य हैं। देखो परमाणु रूप में नित्य का मतलब क्या है, वो स्ट्रक्चरल रूप में नित्य है। ठीक है, स्ट्रक्चरल रूप में उनको कोई खत्म नहीं कर सकता, पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, ये क्या है परमाणु रूप में नित्य है। लेकिन कार्य रूप में क्या है, अनित्य है। ठीक है, इनका ना इनकी जो फंक्शनिंग है वो अनित्य हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो इनकी स्ट्रक्चरल है ना, मतलब जो भी इनका स्ट्रक्चरल रूप है वो हमेशा नित्य होगा, लेकिन जो इनका कार्य रूप में है वो कैसा हो सकता है, अनित्य हो सकता है। इतना समझ आ गया। द्रव्य की संख्या और द्रव्य की भेद बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कार्य द्रव्य। अब कार्य द्रव्य से जो है द्रव्य 2 तरह के होते हैं, एक होता है चेतन और अचेतन। चेतन मीन्स जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है, अचेतन मतलब जिसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। चेतन को हम स इंद्रिय भी कहते हैं, स इंद्रिय मतलब इंद्रियों के साथ, और अचेतन को हम निरिंद्रिय भी कहते हैं, मतलब इंद्रियों के बिना। तो इस तरीके के भेद से कार्य द्रव्य जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है चेतन द्रव्य। अब चेतन द्रव्य कौन कौन होते हैं, जिसके अंदर इंद्रियां प्रेजेंट होंगी, क्योंकि जिसके अंदर इंद्रियां होंगी उसी के अंदर तो कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होगी ना। तो इसमें क्या होगा, जीवन का लक्षण चैतन्य पाया जाएगा। हमारे अंदर क्या है, हमारा जो लक्षण है, जीवन का जो लक्षण है वो क्या है, कॉन्शियसनेस है। तो हम ही क्या है, इसके सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है मनुष्य, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास चेतना है। ठीक है, मनुष्य आदि और उद्भिज मतलब जो पृथ्वी के अंदर से, मतलब भूमि के अंदर से निकलते हैं, जैसे कि वृक्ष है, वनस्पति, ये सारे क्या है, चेतन द्रव्य हैं। अब चेतन द्रव्य के भी 2 प्रकार होते हैं। चेतन द्रव्य मतलब जिसके अंदर चेतना है, उसके भी 2 प्रकार होते हैं। अब देखो, चेतना एक तो हो सकती है कि किसी के अंदर चेतना है बट वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, और कुछ हो सकते हैं कि किसी के अंदर चेतना है, बहुत अच्छे से हम उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो हम क्या है, हम उसमें से हैं जिनके अंदर चेतना है, हम उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो एक होता है अंतश्चेतन और एक होता है बाह्याभ्यंतर चेतन। अंतश्चेतन मतलब अंतः मतलब शरीर के अंदर चेतना है, बॉडी के अंदर। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स हैं। प्लांट्स के अंदर कॉन्शियसनेस तो होती है, ठीक है, वो हर चीज़ को फील कर सकते हैं, बट वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो क्या है, अंतश्चेतन है। दूसरा है बाह्य अभ्यंतर चेतन। तो देखो, अंतश्चेतन में इसमें थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल में दिया हुआ है, तो समझते हैं। तो इनमें अंतश्चेतन जो है वो भीतर से ज्ञान होता है, सुख दुख का अनुभव होता है, लेकिन वो उस चीज़ को क्या नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, और अपने ऊपर होने वाले आक्रमण का निराकरण करने में बिल्कुल असमर्थ होते हैं। कितना भी आप उनके ऊपर अटैक करो, वो बेचारे आपको पलट के जवाब ही नहीं देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अंतश्चेतन है। तो इसका एग्जाम्पल छुई मुई का प्लांट ले सकते हैं, लज्जावंती या फिर लज्जानी जिसको हम बोलते हैं, जो छूने पे क्या कर जाती है, सिकुड़ जाती है, इसमें स्पर्श ज्ञान होता है। दूसरा सूर्यमुखी का जो होता है, वो जो फूल होता है वो सूर्य की डायरेक्शन के हिसाब से मतलब घूमता रहता है। और इसमें कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे बिजोरा नींबू है, लवली, आप इसे पढ़ सकते हैं, इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। उसके बाद है, इन उदाहरणों से उन वनस्पतियों में होने वाली प्रतिक्रियाओं से हम मतलब इन एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। उसके बाद है कि जो अंतश्चेतन द्रव्य होते हैं ना, अब अंतश्चेतन के भी 4 भेद होते हैं, मतलब जिनके अंदर चेतना है। तो एक होता है वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध। ठीक है, तो सबसे पहले आता है वनस्पति। वनस्पति क्या होता है, जिसमें जो पुष्प है वो अपनी कर्णिकाओं से ढके रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, गूलर का पेड़ वगैरह। उसके बाद होता है वानस्पत्य। वानस्पत्य में क्या होता है कि जो फूल है और जो फल है वो बहुत भली भांति दिखाई देते हैं। वनस्पति में तो क्या हो जाता है, छिप जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो वानस्पत्य होते हैं उसमें क्या होता है, फूल और फल जो है वो बहुत अच्छे से दिखलाई देते हैं, जैसे आम है, जामुन है, अमरूद है, कोई भी पेड़ हो सकता है। उसके बाद औषध है। औषध में क्या होता है कि फल पकने के बाद जो है वो पेड़ जो है वो नष्ट हो जाता है, वो क्या है, औषध है। फॉर एग्जाम्पल जो है गेहूँ की फसल है, उसमें एक बार मतलब अच्छे से फल वगैरह आ गया तो वो क्या हो जाएगा, खुद ही नष्ट हो जाएगी, तो वो किस में आ जाता है, वो औषध की कैटेगरी में आ गया। फिर नेक्स्ट है विरुद्ध। विरुद्ध में क्या होता है कि इसमें बेल होती है, मतलब लताएं फैली हुई होती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, गुल्म हो सकता है या फिर गुरुच हो सकता है। उसके बाद होता है बाह्य अभ्यंतर चेतन। तो इस वर्ग में क्या होता है कि चेतना जो है वो बाहर होती है और अभ्यंतर दोनों में होती है। उभयता मतलब दोनों तरफ होती है।
तो इसके कौन कौन से होते हैं? जरायुज होते हैं, अंडज होते हैं, स्वेदक होते हैं। तो जरायुज क्या होते हैं? जो प्लेसेंटा से जन्म लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस। उसके बाद अंडज होते हैं, अंडज मतलब जो अंडों से जन्म लेने वाले होते हैं, लाइक स्नेक वगैरह, ठीक है। उसके बाद है स्वेदक। स्वेदक में क्या होता है कि जो स्वेद से, स्वेद मतलब सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जो मतलब स्वेट से, मतलब जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट से उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं? स्वेदक होते हैं, जैसे कृमि है, कीट एक्सेट्रा। उसके बाद है उद्भिज। उद्भिज मतलब जो पृथ्वी को उखाड़ के बाहर निकलते हैं वो क्या होते हैं? उद्भिज होते हैं, मतलब पृथ्वी के भीतर से निकलने वाले, जैसे वीर बहुटी एक्सेट्रा। उसके बाद है अचेतन द्रव्य। अचेतन द्रव्य में क्या होता है? जिसमें कोई भी चेतना नहीं होती। तो अपने आसपास जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो सारे के सारे क्या है? अचेतन द्रव्य हैं। सोना, चांदी, सुवर्ण, पार्थिव खनिज, ये सारे के सारे क्या है? अचेतन के एग्जाम्पल हैं। इस वीडियो में हम भेद तक ही पढ़ेंगे। इससे आगे भी भेद का थोड़ा सा पार्ट है और उससे आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। हम आने वाली वीडियो में उसको लेकर भी बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।